नमस्ते और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हम सब चाहते हैं कि हमारे फ़ोन की बैटरी हफ्तों चले और हमारी कार एक चार्ज में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाए। लेकिन क्या इस अनलिमिटेड पावर की खोज हमें एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रही है? आज का टॉपिक बैटरी की दुनिया के इसी सबसे बड़े विरोधाभास से जुड़ा है। क्यों सबसे पावरफुल बैटरियां ही सबसे खतरनाक भी होती हैं? हमारे पास जो रिसर्च है वो दो कमाल की चीजें बताती है। एक तो भविष्य की फ्लोराइड आयन बैटरी कितनी सुरक्षित हो सकती है, और दूसरी ये कि आज की सबसे ताकतवर बैटरी में खतरा उसकी बनावट में ही छिपा है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि जब हम ज्यादा पावर मांगते हैं तो सुरक्षा की क्या कीमत चुकाते हैं। हम सब ने बैटरी में आग लगने की खबरें तो सुनी ही हैं, लेकिन ये होता क्यों है? क्या हम अपनी जेब में एक छोटा सा कंट्रोल किया हुआ बम लेकर घूम रहे हैं? चलिए इसी के पीछे का विज्ञान समझते हैं। ये सवाल बहुत सही है। असल में जब भी आप बहुत सारी ऊर्जा को एक छोटी सी जगह में ठूसने की कोशिश करते हैं तो आप खतरे को दावत दे रहे होते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और आज हम इसी की परतें खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी रिसर्च में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई जिसे बैटरी पैराडॉक्स कहा गया है। यानी एक परफेक्ट बैटरी बनाने की कोशिश जो हल्की हो, जल्दी चार्ज हो और जिसमें ढेर सारी पावर हो, वही चीज उसे खतरनाक बना देती है। ये तो एक पहेली जैसी बात हो गई। बिल्कुल, ये एक पहेली ही है। इसे ऐसे समझिए कि जिन केमिकल गुणों की वजह से कोई मटेरियल एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से पकड़कर रख पाता है, वही गुण उसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव और अस्थिर भी बना देते हैं। ये एक दो-धारी तलवार है। जिस चीज के लिए हम बैटरी की तारीफ करते हैं, असल में वही उसका सबसे बड़ा खतरा है। इसी किसी असली उदाहरण से समझते हैं। रिसर्च में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले एक परफेक्ट कैथोड NMC यानी निकल मैंगनीज कोबाल्ट का जिक्र है। आजकल ये बहुत पॉपुलर है। क्यों और इसमें क्या गड़बड़ है? NMC इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मतलब ये कम जगह में ज्यादा पावर स्टोर कर सकता है। लेकिन यहीं पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है, जिसे कहते हैं ऑक्सीजन की समस्या। अच्छा। जब एक NMC कैथोड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है या ओवरचार्ज हो जाता है तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर टूटने लगता है और वो अपने अंदर से शुद्ध ऑक्सीजन गैस छोड़ने लगता है। एक मिनट, मतलब आग लगने की स्थिति में वो आग बुझाने की जगह उसे भड़काने के लिए खुद ही ऑक्सीजन बना रहा है। ये तो बहुत ही डरावना है। ठीक है, ही होता है और ये बहुत खतरनाक है। वो निकली हुई ऑक्सीजन बैटरी के अंदर पहले से मौजूद ज्वलनशील लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिल जाती है और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसे थर्मल रनअवे कहते हैं। थर्मल रनअवे? हाँ, ये एक ऐसी आग है जो एक सेल से दूसरे सेल में फैलती जाती है, और क्योंकि बैटरी अपना ईंधन मतलब इलेक्ट्रोलाइट और ऑक्सीजन खुद ही बना रही है, तो इस आग को बुझाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अरे! यही वजह है कि बैटरी में आग लगने पर अक्सर विस्फोट होता है। मतलब बैटरी अपनी मौत का सामान खुद ही पैदा कर रही है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसकी तुलना में मैंने लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP बैटरी के बारे में भी पढ़ा है, जो ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं। हाँ, LFP जैसी केमिस्ट्री ज्यादा स्थिर होती है। गर्म होने पर वो इस तरह ऑक्सीजन नहीं छोड़ती। लेकिन यहीं पर वो समझौता सामने आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। LFP सुरक्षित तो है, पर उसकी एनर्जी डेंसिटी NMC से काफी कम होती है। मतलब उतनी पावर नहीं मिलती। बिल्कुल। कार कंपनियों को चुनना पड़ता है, ज्यादा रेंज और पावर या ज्यादा सुरक्षा। अच्छा, ये तो कैथोड की कहानी हुई। अब एनोड की बात करते हैं। रिसर्च में शुद्ध लिथियम धातु से बने एनोड को होली ग्रेल यानी परम लक्ष्य बताया गया है। सुनने में तो ये किसी जादुई चीज जैसा लगता है। सैद्धांतिक रूप से ये जादुई ही है। लिथियम धातु में किसी भी दूसरे मटेरियल से ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होती है। लेकिन असल दुनिया में ये किसी बुरे सपने जैसा है। जब आप ऐसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो लिथियम आयन एनोड की सतह पर जमने लगते हैं, पर वो एक बराबर परत में नहीं जमते, बल्कि सुई जैसी नुकीली रचनाएं बनाने लगते हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। जी, डेंड्राइट। तो ये डेंड्राइट्स बैटरी के अंदर छोटी छोटी चाकुओं की तरह काम करते हैं। समझने के लिए ये एनालॉजी अच्छी है, लेकिन असल में ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये सिर्फ एक फिजिकल छेद नहीं करते, ये एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन शुरू कर देते हैं। ये नुकीले डेंड्राइट बढ़ते बढ़ते एनोड और कैथोड के बीच की जो पतली दीवार है, जिसे सेपरेटर कहते हैं। हाँ बिल्कुल, सेपरेटर, उसे फाड़ देते हैं। जैसे ही ये होता है, बैटरी के अंदर एक जबरदस्त शॉर्ट सर्किट होता है और सेकंड के अंदर आग लग जाती है। बाप रे!
तो ये एक चाकू से ज्यादा एक जलती हुई माचिस की तीली जैसा है जो पेट्रोल के पास पहुंच गई हो। अगर वैज्ञानिक सालों से जानते हैं कि शुद्ध लिथियम से ये डेंड्राइट बनते हैं, तो फिर इसे होली ग्रेल क्यों कहा जा रहा है? क्या हम एक ऐसी समस्या के पीछे भाग रहे हैं जिसका कोई हल ही नहीं है? ये सवाल बहुत अच्छा है। इसे होली ग्रेल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम किसी तरह इन डेंड्राइट्स को बनने से रोक पाएं तो बैटरी की दुनिया में क्रांति आ जाएगी। ऊर्जा क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आज हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए वैज्ञानिक इसे छोड़ना नहीं चाहते। और एक और छिपी हुई समस्या है जिसे पावर लॉ क्रीप कहते हैं। लिथियम धातु बहुत ही गाढ़े शहद की तरह होती है। भले ही वो ठोस लगे, लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे रिसकर उन जगहों पर पहुंच जाती है जहां उसे नहीं होना चाहिए और शॉर्ट सर्किट कर देती है। लेकिन इन सब समस्याओं का हल सॉलिड स्टेट बैटरियों को बताया जाता है। मैंने भी यही पढ़ा है कि उनमें ज्वलनशील लिक्विड की जगह ठोस सिरेमिक या ग्लास होता है, तो आग का खतरा ही खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना? काश ये इतना आसान होता। और यहीं पर सॉलिड स्टेट पैराडॉक्स सामने आता है। आप एक समस्या को हल करते हैं, लेकिन कई नई और मुश्किल समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहली है मैकेनिकल फेलियर। सोचिए, जब आप बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड की सामग्री थोड़ी फैलती और सिकुड़ती है। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जगह बना लेता है। लेकिन एक ठोस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? उसमें दरारें आ जाएंगी। बिल्कुल, या तो ठोस इलेक्ट्रोलाइट में दरारें आ जाती हैं या फिर वो इलेक्ट्रोड से अपना संपर्क खो देता है। इसे इंटरफेशियल अस्थिरता कहते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे आपने दो अलग अलग तरह के मटेरियल को गोंद से चिपका दिया हो, जो अलग अलग रफ्तार से फैलते और सिकुड़ते हैं। अच्छा। आखिरकार वो गोंद टूट जाएगी और वो अलग हो जाएंगे। बैटरी के अंदर भी ठीक यही होता है और बैटरी अचानक काम करना बंद कर देती है। तो सॉलिड होने का ये मतलब नहीं कि वो मजबूत है, बल्कि यही उसकी कमजोरी बन जाता है। बिल्कुल सही। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और क्या परेशानियां हैं? दूसरी बड़ी परेशानी है जहरीले गैस का रिसाव। मान लिया कि ठोस इलेक्ट्रोलाइट ज्वलनशील नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सुरक्षित है। कुछ सबसे अच्छे माने जाने वाले सल्फाइड आधारित ठोस इलेक्ट्रोलाइट अगर हवा की नमी के संपर्क में आ जाएं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैस छोड़ सकते हैं। वो सड़े हुए अंडे वाली बदबू वाली गैस? हाँ, वही, जो ज्यादा मात्रा में जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मतलब आप आग के खतरे को जहरीली गैस के खतरे से बदल रहे हैं? नहीं तो कोई बहुत अच्छा सौदा नहीं लगा। और एक तीसरी चुनौती है दबाव की। कई सॉलिड स्टेट डिजाइन्स को ठीक से काम करने के लिए बहुत ज्यादा बाहरी दबाव की जरूरत होती है, लगभग 1 से 7 मेगापास्कल या उससे भी ज्यादा। तो मतलब बैटरी को कसकर दबाए रखना पड़ता है। जी, इसका मतलब है कि आपको बैटरी के लिए एक मजबूत और भारी केसिंग बनानी पड़ेगी, जो बैटरी पैक के वजन और जटिलता को और बढ़ा देती है, जो कि हल्की बैटरी बनाने के मकसद के ही खिलाफ चला जाता है। बिल्कुल। ये तो हुई बड़ी बैटरियों की बात, लेकिन रिसर्च में कुछ ऐसे खतरों का भी जिक्र है जिनके बारे में हम रोज सोचते भी नहीं। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में विस्फोट तक ही सीमित नहीं है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है, जैसे छोटे लिथियम बटन सेल CR2032 जो खिलौनों और रिमोट में लगते हैं। अगर कोई बच्चा इसे निगल ले तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा। पेट में पहुंचने पर ये 2 घंटे के अंदर ही हाइड्रोक्साइड आयन बनाने लगता है, जिससे गले और पेट में गंभीर केमिकल बर्न हो सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा सेल इतना खतरनाक हो सकता है। ये वाकई आंखें खोलने वाली बात है। बिल्कुल। और एक बात, जब सामान्य लिथियम आयन बैटरी जलती है तो वो सिर्फ धुआं नहीं छोड़ती, वो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF जैसी बहुत ही जहरीली और संक्षारक गैस छोड़ती है। अगर आप बंद जगह में हैं तो ये गैस फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। और घरों में जो डोमिनो इफेक्ट की बात कही गई है, हाँ, वो भी बहुत गंभीर है। मान लीजिए आपके घर में एक डिवाइस की बैटरी फेल हो जाती है और उसमें आग लग जाती है। उसकी गर्मी से पास रखी दूसरी बैटरी, जैसे लैपटॉप या पावर बैंक, वो भी गर्म होकर आग पकड़ सकती है। और ये चेन रिएक्शन बन जाता है। हाँ, ये चेन रिएक्शन आग को 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा सकता है, जो एल्यूमिनियम को भी पिघलाने के लिए काफी है। और ये डोमिनो इफेक्ट तो बहुत डरावना है। ये सारे खतरे हमें दिखाते हैं कि मौजूदा लिथियम आयन तकनीक की अपनी सीमाएं हैं। तो जाहिर है वैज्ञानिक इसका कोई बेहतर और सुरक्षित हल ढूंढ रहे होंगे। यहीं पर हमारी रिसर्च एक बहुत ही दिलचस्प भविष्य की तकनीक का जिक्र करती है,
फ्लोराइड आयन बैटरियां FIBS, क्या ये बैटरी का सुरक्षित भविष्य हो सकती हैं? FIBs एक बहुत ही मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही हैं। सिद्धांतिक रूप से उनमें आज की लिथियम आयन बैटरी से लगभग 8 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की क्षमता है। 8 गुना? जी, और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा के मामले में ये लिथियम आयन से मीलों आगे हैं। चलिए इनकी सीधी तुलना करते हैं। सबसे पहले डेंड्राइट की समस्या, क्या इनमें भी वो सुई जैसी रचनाएं बनती हैं? नहीं, फ्लोराइड आयन रासायनिक रूप से बहुत स्थिर होते हैं और वो लिथियम की तरह रिएक्टिव डेंड्राइट नहीं बनाते। अच्छा, तो शॉर्ट सर्किट का एक जो मुख्य कारण है वो जड़ से ही खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया। और ज्वलनशील लिक्विड का क्या? FIUS में अक्सर गैर ज्वलनशील अकार्बनिक ठोस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। मतलब आग लगने के लिए ईंधन ही नहीं है। सही पकड़ा, ईंधन ही मौजूद नहीं होता। और वो NMC वाली ऑक्सीजन छोड़ने की समस्या? वो भी नहीं। इनमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल जैसे कॉपर फ्लोराइड या कैल्शियम फ्लोराइड रासायनिक रूप से कहीं ज्यादा स्थिर होते हैं। उनमें थर्मल रनवे का खतरा न के बराबर होता है, इसीलिए इन्हें स्वाभाविक रूप से सुरक्षित माना जाता है। अगर ये इतनी अच्छी है तो फिर कमी कहाँ है? हम सब आज इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो एकदम परफेक्ट लगती हैं। हर नई तकनीक की तरह इसकी भी अपनी शुरुआती चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है तापमान। तापमान? हाँ, अभी तक ज्यादातर FIBS को काम करने के लिए काफी ज्यादा तापमान की जरूरत होती थी, क्योंकि कमरे के तापमान पर आयन ठीक से मूव नहीं कर पाते थे। दूसरी चुनौती थी क्षमता में गिरावट, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कुछ साइकिल के बाद उनकी क्षमता तेजी से घटने लगती थी। तो क्या ये सिर्फ एक लैब का एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएंगी? ऐसा नहीं है। हाल ही में क्योटो विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने इस पर बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने ऐसी सामग्री बनाई है जो कमरे के तापमान पर भी काम करती है। अरे वाह! ये एक बहुत बड़ा कदम है जो इसे व्यावसायिक उपयोग के बहुत करीब ले आया है। अभी भी काम बाकी है, लेकिन रास्ता खुल गया है। हमारी रिसर्च में एक और बैटरी सोडियम आयन का भी छोटा सा जिक्र है। हाँ। वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होती है? सोडियम आयन एक और मजेदार विकल्प है। सोडियम धरती पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और सस्ता है। ये बैटरियां भी स्वाभाविक रूप से ज्यादा सुरक्षित हैं, कम जहरीली गैसें छोड़ती हैं और डेंड्राइट का खतरा भी कम होता है। लेकिन फिर वही बात, समझौता। सोडियम आयन लिथियम आयन से बड़े और भारी होते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है। मतलब ये उन जगहों के लिए परफेक्ट नहीं है जहां वजन और आकार बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, जैसे मोबाइल फोन या इलेक्ट्रिक कारें। लेकिन ये ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज यानी बड़े पावर प्लांट में ऊर्जा स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकती हैं। ये सुरक्षा बनाम प्रदर्शन के समझौते का एक और क्लासिक उदाहरण है। सही कहा। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? ये सारी बातें सुनकर तो मैं अब अपने लैपटॉप की बैटरी को भी शक की नजर से देखूंगी। हमने देखा कि एक परफेक्ट बैटरी बनाने की दौड़ असल में अपार शक्ति और बड़े खतरे के बीच एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है। बिल्कुल, इस पूरी बातचीत का सार यही है कि उच्च ऊर्जा घनत्व का सीधा संबंध रासायनिक अस्थिरता से है। ऊर्जा को स्टोर करने के लिए जो केमिस्ट्री सबसे अच्छी है, वही केमिस्ट्री एक संभावित बम भी है। ये बैटरी तकनीक का एक मूलभूत नियम है। फ्लोराइड आयन और सोडियम आयन जैसे समाधान हमें एक सुरक्षित केमिस्ट्री का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उनकी अपनी चुनौतियां हैं, चाहे वो तापमान की जरूरत हो या कम ऊर्जा घनत्व। बैटरी तकनीक का चुनाव हमेशा एक समझौता ही होता है। कोई एक परफेक्ट बैटरी नहीं है, सिर्फ किसी खास काम के लिए सबसे अच्छी बैटरी होती है। चलिए, जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकें। एक विचार ये है, जैसे जैसे हम ऐसी बैटरियों के लिए जोर लगा रहे हैं जो पूरे घर को बिजली दे सकें या एक ही चार्ज में देश भर की यात्रा करा सकें, तो क्या हम असल में सिर्फ